एक केमिस्ट्री पॉइंट में पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके साथ अमित यादव। तो जिन्होंने एक केमिस्ट्री पॉइंट को सब्सक्राइब कर लिया है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनका भी मैं एक केमिस्ट्री पॉइंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको जो केमिस्ट्री से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड जो वीडियोज हैं वो प्राप्त हो सके। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की बात करें तो उसमें हम पढ़ रहे थे डेबाई-हक्कल सिद्धांत। और डेबाई-हक्कल सिद्धांत जो है इसके हमने 4 सिद्धांत यहाँ पे हमने पढ़े थे। 3 प्रमुख जो सिद्धांत वो हमने डिस्कस किए थे। पहला सिद्धांत हमने पढ़ा था असममित, एसिमेट्रिक मेथड। एसिमेट्रिक मेथड जो है इसका दूसरा नाम हमें बताया था शिथिलन प्रभाव या विश्राम विधि। दूसरा मेथड हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफोरेटिक विधि, वैद्युत कण संचलन सिद्धांत। और तीसरा हमने पढ़ा था विस्कोसिटी, श्यानता विधि। तो उसको हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट जो है इसका ये 3rd लेक्चर होने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि डेबाई-हक्कल ओनसागर जो समीकरण है इसका मैथमेटिकल जो रूप होता है, गणितीय रूप जो होता है वो किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं, और ओनसागर डेबाई-हक्कल जो समीकरण है उसका सत्यापन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा मैंने आपको बताया डेबाई-हक्कल ओनसागर जो समीकरण है इसका सत्यापन हमें करना है, इसका गणितीय जो रूप है उसको हमें प्राप्त करना है। ठीक है। तो देखिए डेबाई-हक्कल ओनसागर जो समीकरण है इसका सत्यापन हम इस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं। डेबाई-हक्कल ने बताया कि लैम्डा एम सी का जो वैल्यू है वो इक्वल होता है लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस के अंडर रूट सी। इक्वेशन नंबर इसको 1 दिया गया। तो ये किसने बताया था? डेबाई-हक्कल ने बताया। और डेबाई-हक्कल ने क्या बताया? डेबाई-हक्कल ने बताया कि लैम्डा एम सी का जो मान है, लैम्डा एम सी का जो मान है बराबर होता है लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस का के रूट सी। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे दिया गया। अब देखिए यहाँ पे लैम्डा एम क्या है? लैम्डा एम यहाँ पे क्या है? मोलर कंडक्टेंस। लैम्डा एम यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस कहलाती है। मोलर को हम हिंदी में भी क्या कहते हैं? मोलर। ठीक है, मोलर। और कंडक्टेंस को हम हिंदी में कहते हैं चालकता, मोलर चालकता। इसी के बाद यहाँ पे हम बात करें लैम्डा एम इनफाइनाइट की। तो लैम्डा एम इनफाइनाइट यहाँ पे क्या कहलाते हैं? अनंत तनुता पर, या अनंत पर हम ये कह सकते हैं, अनंत तनुता भी इसको आप कह सकते हैं, या अनंत पर भी कह सकते हैं। अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ये व्यक्ति यहाँ पे कर रहा है। इसके बाद के की यहाँ पे हम बात करें तो के जो है ये क्या कहलाता है? ओनसागर, ओनसागर कांस्टेंट कहलाता है। ओनसागर स्थिरांक यहाँ पे कहलाता है। और सेक की यहाँ पे हम बात करें तो सेक को हम कहते हैं कंसंट्रेशन, सांद्रता। ठीक है। तो डेबाई-हक्कल ने बताया, डेबाई-हक्कल ने क्या बताया कि मोलर चालकता का जो मान है, मोलर चालकता का जो मान है बराबर होता है लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस के रूट सी।
जहाँ पे लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालकता कहलाती है। लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहलाती है। के यहाँ पे क्या कहलाता है, ओन्स अगर स्थिरांक यहाँ पे कहलाता है। और सी क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन, सांद्रता कहलाती है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे ओन्स अगर जो स्थिरांक है, ओन्स अगर स्थिरांक का जो मान है वो किसके यहाँ पे बराबर होता है, का मान जो है बराबर होता है a प्लस बी। और a प्लस बी के साथ में ये क्या होता है, लैम्डा एम, और ये होता है आपका इनफाइनाइट। ये इक्वेशन नंबर आपका कौन सा हो गया, 2। तो k का जो मान है हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, k का जो वैल्यू है वो यहाँ पे इक्वल होता है k इक्वल टू a प्लस बी लैम्डा एम, और ये इनफाइनाइट। ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे हम बात करें, a जो है, a का जो मान है ये बराबर होता है 8.24 बाई एप्सिलॉन टी, और इसकी पावर हाफ, और ये होता है नीटा। ठीक है। a का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होता है, a का जो वैल्यू है वो हमें इक्वल प्राप्त होता है 82.4, और ये होता है dt, इसकी पावर हाफ, और ये होता है नीटा। a का जो वैल्यू है वो 82.4 बाई dt, इसकी पावर हाफ, और नीटा यहाँ पे होता है। b जो है इसका वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 8.2 इंटू 10⁻⁵, और ये होता है आपका dt, और इसकी पावर होता है 3/2। तो यहाँ से स्थिरांक जो हैं इनकी वैल्यू आपको यहाँ पे याद रखनी है। a और b जो है इनका वैल्यू कितना कितना होता है, तो a जो है इसका वैल्यू कितना होता है, a का जो मान है वो बराबर होता है 82.4 बाई dt की पावर हाफ नीटा। इसी प्रकार b का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होता है, 8.2 इंटू 10⁻⁵, और ये dt की पावर कितना होता है, 3/2 होता है। ठीक है। अब यहाँ से a और b का जो वैल्यू है इसको हम समीकरण नंबर 2 में यहाँ से पुट करें, तो समीकरण नंबर 2 में हम यहाँ से a और b का जो वैल्यू है वो पुट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें क्या इक्वेशन प्राप्त होगा, k इक्वल टू a का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए, ये 82.4 बाई dt, और इसकी पावर ये क्या हो गया, हाफ, और ये नीटा हो गया यहाँ से, प्लस का b की वैल्यू यहाँ रखिए 8.2 इंटू 10⁻⁵ बाई dt, और dt की पावर कितना है यहाँ पे 3/2, और b जो है इसके साथ में यहाँ पे क्या कनेक्ट है, b के साथ में यहाँ पे क्या कनेक्ट है, लैम्डा m, और इसकी पावर इनफाइनाइट। ठीक है। इक्वेशन नंबर आपका हो गया 3 नंबर। तो यहाँ से हमें k का जो वैल्यू है वो प्राप्त होता है 82.4 बाई dt की पावर हाफ नीटा, प्लस 8.2 इंटू 10⁻⁵ dt की पावर 3/2 लैम्डा m की पावर इनफाइनाइट। इक्वेशन नंबर 3 हमें यहाँ प्राप्त होता है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 जो है, इस इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ से हमें लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से k का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में पुट कीजिए। 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, लैम्डा। 1 में यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमें यहाँ से इक्वेशन प्राप्त होगा लैम्डा m c इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट, प्लस का यहाँ पे क्या था आपके पास, प्लस का यहाँ पे आपके पास क्या था, k√c था। ठीक है, k√c। तो k का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए 82.4 बाई dt की पावर यहाँ पे हाफ,
और ये नेटा और प्लस का 8.2 इंटू 10⁵ और इसकी पावर 3/2 और ये लैम्डा m और इसकी पावर इनफाइनाइट। और बाहर यहाँ पे क्या है, बाहर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बाहर यहाँ पे दिया हुआ है लैम्डा रूट सी है, सॉरी बाहर यहाँ पे क्या था आपके पास, रूट सी था। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, रूट सी हो गया। यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने जो लिखा था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे हमारे पास माइनस होता है। इक्वेशन फर्स्ट जो था हमारे पास क्या था, लैम्डा m c इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट माइनस का k और ये रूट c, ये रिलेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का सिंबल होता है, ध्यान रखना। इसकी पावर c का जो मान है वो किसके बराबर होता है, लैम्डा m इनफाइनाइट माइनस का होता है ये k रूट c। यहाँ से हमने k का वैल्यू निकाल लिया, k का वैल्यू हमें प्राप्त होता है। इस k के वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये लैम्डा m की पावर c इक्वल टू लैम्डा m की पावर इनफाइनाइट, और यहाँ पे ये कौन सा सिंबल आ जाएगा आपके पास, माइनस आ जाएगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो रिलेशन था उसमें कौन सा सिंबल आएगा, वहाँ पे माइनस। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन जो है हमारा हो गया इक्वेशन नंबर आपका 4। तो इक्वेशन नंबर 4 जो है हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है, इक्वेशन नंबर 4 हमें यहाँ से प्राप्त होता है लैम्डा m c इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट माइनस 82.4/dt की पावर हाफ नेटा प्लस 8.2 इंटू 10⁵ dt की पावर 3/2 और लैम्डा m की पावर इनफाइनाइट, और ये होता है रूट c। तो इक्वेशन नंबर ये हमें प्राप्त हुआ आपका 4 नंबर। अब देखिए इक्वेशन, देखिए ये आपको माइनस होता है, माइनस के रूट से, ध्यान रखने। अब देखिए इक्वेशन नंबर जो 4 हमें प्राप्त हुआ है, इस इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन नंबर 4 जो हमें प्राप्त हुआ है, इस इक्वेशन नंबर 4 में देखिए ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, एक की वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू जो है ये किसकी वैल्यू है, स्थिरांक एक की वैल्यू है, और ये वाले जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, आपकी बी की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए जो है, यहाँ पे ए जो है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरोटिक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट कहलाता है ये, ए जो है कौन सा कांस्टेंट कहलाता है, इलेक्ट्रोफोरोटिक कांस्टेंट कहलाता है। हिंदी में हम इसको बोलें वैद्युत कण संचलन स्थिरांक। यहाँ पे ए जो है ये इलेक्ट्रोफोरोटिक स्थिरांक, वैद्युत कण संचलन स्थिरांक यहाँ पे कहलाता है। और यहाँ पे बी कांस्टेंट की बात करें तो बी जो कांस्टेंट है ये असममित स्थिरांक कहलाता है, असममित स्थिरांक कहलाता है। इंग्लिश में यदि हम इसकी बात करें तो असममित स्थिरांक को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू है वो 82.4/dt की पावर हाफ नेटा हमें प्राप्त होता है, जिसको हम वैद्युत कण संचलन स्थिरांक कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरोटिक कांस्टेंट कहते हैं। और 8.2 इंटू 10⁵ dt की पावर 3/2 जो है बी कांस्टेंट है, इसको हम कौन सा स्थिरांक कहते हैं, असममित स्थिरांक इसको कहा जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा यहाँ से। अब देखिए ये इक्वेशन जो है ये कौन सी फॉर्म में हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन जो है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि ग्राफ जो है उसका फॉर्मेशन जो है वो किस प्रकार से हम यहाँ पे करते हैं। तो ग्राफ का जो फॉर्मेशन है वो आपको आना चाहिए, ग्राफ किस प्रकार से बनाते हैं
ठीक है। अगर नहीं आता है तो आप सीख लीजिएगा, अलग से हम ग्राफ जो है रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी अलग से यहाँ पे हम क्लास लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये dt था आपका dt की पावर हाफ, ठीक है। इक्वेशन नंबर हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर जो हमें प्राप्त हुआ है ये कौन सी फॉर्म में हमें प्राप्त हुआ है। देखिए ये वैल्यू जो है ये आपकी क्या होगी, y के इक्वल होगी। ये वैल्यू जो है ये आपकी किसके इक्वल होगी, y के इक्वल होगी। ये वैल्यू जो है ये किसके इक्वल होगी, c के इक्वल होगी। ये वैल्यू जो है ये वाला जो मान है ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, m के बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे आगे कौन सा सिंबल लगा हुआ है, माइनस, तो ये माइनस का m हो गया। और रूट c जो है ये आपका क्या हो गया, c हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 जो है ये कौन सी फॉर्म में हमें प्राप्त होती है, y इक्वल टू माइनस का mx और प्लस का c। इक्वेशन नंबर 4 जो है कौन सी फॉर्म में हमें प्राप्त होती है, y इक्वल टू माइनस mx प्लस c की फॉर्म में हमें यहाँ प्राप्त होती है। और y इक्वल टू माइनस mx प्लस c का जो ग्राफ है ये मैंने आपको बता रखा है। y इक्वल टू माइनस mx प्लस c का जो ग्राफ है ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है। यदि यहाँ पे स्लोप का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होता, तो स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव होता तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो नीचे से किधर आता, ऊपर की तरफ। तो यहाँ से आप ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन इजीली यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, इस प्रकार से कर्व हमें प्राप्त होगा भी, ठीक है। ये वाला जो गैप होता है इसको हम इंटरसेप्ट पार्ट कहते हैं, और इंटरसेप्ट पार्ट c वाला पार्ट होता है। तो ये यहाँ पे c हो गया, c का वैल्यू क्या है, लैम्डा m, और ये इनफाइनाइट। y एक्स पे हमने क्या माना, लैम्डा m, और ये आपका क्या हो गया, c, ये y एक्सेस हो गया। x अक्ष पे यहाँ पे हमने क्या लिया है, कंसंट्रेशन, ये रूट c x अक्ष पे हमने लिया। और यहाँ पे स्लोप का जो मान होगा, इसका ढाल जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका ढाल होगा x y और z, ये स्लोप होगा। और स्लोप इसका m का जो वैल्यू होता है वही स्लोप होता है। और m का जो वैल्यू है इस इक्वेशन में, यहाँ पे m का जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे ये नीचे आपको दिया हुआ है m का वैल्यू। तो ये जो है ये इसका क्या होगा, स्लोप होगा, ये स्लोप का मान होगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे इसको बराबर में आप लिख सकते हैं। तो m इक्वल टू यहाँ पे होगा 82.4 बाई dt की पावर हाफ नीटा प्लस 8.2 इंटू 10 की पावर 5 dt की पावर 3/2 लैम्डा m की पावर इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब देखिए और यहाँ पे ग्राफ हम बनाना चाहिए कौन कौन से सिस्टम के लिए, मोनोवैलेंट सिस्टम, डाईवैलेंट सिस्टम, ट्राईवैलेंट सिस्टम। तो ग्राफ जो है इसी प्रकार के बनेंगे जैसे यहाँ पे हम बनाएं। तो ये आपका कौन सा अक्ष हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। यहाँ से हम ग्राफ बनाए तो ये आपका मोनोवैलेंट हो गया, ये आपका डाईवैलेंट हो गया, और ये आपका ट्राईवैलेंट हो गया, ठीक है। एक्स अक्ष पे हम क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन ले रहे हैं, और वाई अक्ष पे हम क्या ले रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, मोलर चालकता हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरा ग्राफ हम किस किस के मध्य में बना रहे हैं, यहाँ पे हम कंसंट्रेशन सांद्रता का जो वर्ग मूल है और चालकता जो है कंडक्टेंस जो है इनके मध्य में ग्राफ बना रहे हैं, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट सिस्टम के लिए। तो इस प्रकार के जो कर्व हैं वो हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। देखिए ये वाला जो कर्व है ये आपका मोनोवैलेंट सिस्टम के लिए होता है, ये आपका डायोवैलेंट सिस्टम के लिए होता है, और ये जो है आपका ये ट्रायोवैलेंट सिस्टम के लिए होता है। एग्जाम्पल की यहाँ पे हम बात करें
तो मोनोवैलेंट में यहाँ पे NaCl ले सकते हो आप, NaOH ले सकते हो। डाईवैलेंट की यहाँ पे हम बात करें तो ZNO होता है, ZNS होता है, ठीक है। और ट्राईवैलेंट की हम यहाँ बात करें तो AgNO3 होते हैं। तो यहाँ पे हम मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट जो है उसके लिए ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मोनोवैलेंट क्या होता है NaCl और NaOH, डाईवैलेंट क्या होता है ZNO और ZNS, और ट्राईवैलेंट क्या होता है AgNO3। तो जब हम यहाँ से कंसंट्रेशन जो है इसका वर्गमूल और मोलर कंडक्टेंस जो है इसके मध्य में ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आपका था डीबाई-हक्केल-ओनसेगर समीकरण। डीबाई-हक्केल-ओनसेगर समीकरण जो है इसको आप किस प्रकार से यहाँ पे निकाल सकते हैं ये हमने आज की क्लास में पढ़ा। और पहला जो इक्वेशन था वो आपको ध्यान रखना है, लैम्डा एम सी इक्वल होता है लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस होता है वो k√c, ठीक है। k का वैल्यू आपको पता है a+b लैम्डा एम की पावर इनफाइनाइट, a और b का मान हमने रखा y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस ए की फॉर्म में हमें ग्राफ प्राप्त हुआ। और y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस ए का ग्राफ इस प्रकार से ऊपर से नीचे k का जो वैल्यू है वो इक्वल होते हैं a+b लैम्डा एम की पावर इनफाइनाइट, a और b का मान हमने रखा y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस ए की फॉर्म में हमें ग्राफ प्राप्त हुआ। और y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस ए का ग्राफ इस प्रकार से ऊपर से नीचे k का जो वैल्यू है वो इक्वल होते हैं a+b लैम्डा एम की पावर इनफाइनाइट, a और b का मान हमने रखा y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस ए की फॉर्म में हमें ग्राफ प्राप्त हुआ। और y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस ए का ग्राफ इस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ आता है। y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस ए का ग्राफ किधर से किधर आता है, ऊपर से नीचे की तरफ। इसके बाद में हमने मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट सिस्टम जो हैं इनके लिए ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन किया √c और लैम्डा एम सी के मध्य में मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट। तो इस प्रकार से आप डीबाई-हक्केल-ओनसेगर समीकरण जो है इसका मैथमेटिकल रूप जो है, गणितीय रूप जो होता है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए हम बात करें कि डीबाई-हक्केल-ओनसेगर जो समीकरण है इसका सत्यापन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो इसके सत्यापन को हम यहाँ पे समझें। मैंने अभी आपको बताया कि डीबाई-हक्केल-ओनसेगर जो समीकरण है इसके अनुसार चालकता का जो मान है, कंडक्टेंस का जो मान है, ये कंसंट्रेशन का जो वर्गमूल होता है उसके समानुपाती होता है, ठीक है। डीबाई-हक्केल-ओनसेगर समीकरण के अनुसार कंडक्टेंस का जो मान है वो कंसंट्रेशन के वर्गमूल के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कंसंट्रेशन का मान आप बढ़ा रहे हैं तो कंडक्टेंस का मान भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन का मान आप घटा रहे हैं तो कंडक्टेंस का मान भी क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे C जो है ये किसको डिनोट कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहे हैं। और कंसंट्रेशन जो है इसको हिंदी में हम कहते हैं सांद्रता कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे ये सिंबल जो है किसको यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, एक कंडक्टेंस को यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। और कंडक्टेंस को हम हिंदी में कहते हैं चालकता। तो यहाँ पे इसका जो है सत्यापन आपको करना है ओनसेगर समीकरण का। तो सत्यापन करने के लिए आपको ये बताना है लैम्डा का जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनल होता है √c, अर्थात कंसंट्रेशन के वर्गमूल का जो मान है वो चालकता के क्या होता है, समानुपाती होता है। कंसंट्रेशन का मान आप बढ़ाओगे तो चालकता का मान भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन का मान आप घटाओगे तो चालकता का मान भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में डीबाई-हक्केल-ओनसेगर समीकरण जो है इसके प्रायोगिक सत्यापन में ये बताया गया कि दो प्रकार के मान हमें यहाँ प्राप्त होते हैं। जैसे ही कंसंट्रेशन और चालकता के मध्य में हम ग्राफ प्राप्त करते हैं तो यहाँ पे दो प्रकार के मान हमें प्राप्त होते हैं। एक होता है सैद्धांतिक मान, ठीक है। कौन सा मान प्राप्त होता है,
सैद्धांतिक मान प्राप्त होता है और एक जो मान प्राप्त होगा वो होता है प्रायोगिक मान। तो सैद्धांतिक जो है इसको इंग्लिश में हम कहते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू, और प्रायोगिक जो मान है इसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रैक्टिकली वैल्यू। तो यहाँ पे सैद्धांतिक जो मान होंगे इनको हम टूटी लाइन से डिनोट करेंगे। कैसी लाइन से? टूटी लाइन। जब हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे रूट सी और लैम्डा के मध्य में, तो ग्राफ जो होगा उसमें टूटी लाइनों से जब हम इसको प्रदर्शित करेंगे तो इसका मतलब आप समझ जाना कि वो कैसा मान है? सैद्धांतिक मान है। और यदि हम डॉटेड से यहाँ पे डिनोट करेंगे तो कौन सा मान होगा? उसका प्रायोगिक मान होगा। तो प्रायोगिक मान जो है उसको हम किससे? एक बिंदु से यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। बिंदु का मतलब ये हुआ कि डॉट से यहाँ पे उसको हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से डीबाई-हक्केल-ओनसेगर जो प्रिंसिपल है इसका प्रायोगिक सत्यापन जब हम करते हैं तो यहाँ से इस प्रकार का जो कर्व है हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें हम, ये क्या हो गया आपका? अंडर रूट सी हो गया और ये लैम्डा एम सी हो गया। ठीक है, तो ग्राफ हम बनाएंगे तो इस प्रकार के जो कर्व हैं वो हमें यहाँ से क्या होंगी? प्राप्त होंगी। इस कर्व में डॉट डॉट लाइन है और ये बिंदु यहाँ पे प्रदर्शित किए हुए भी। डॉट डॉट लाइन जो है एक इसको यहाँ पे निरूपित कर रही हैं, मैंने अभी आपको बताया सैद्धांतिक मान को, और बिंदु यहाँ पे किसको यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं? प्रायोगिक मान को ये क्या कर रहे हैं? डिनोट यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया KCL। ये जो है ये आपका किसके लिए है? KCL के लिए है। ये आपका किसके लिए है? AgNO3 के लिए है, और ये आपका NaCl के लिए। तो इस प्रकार से आप इसका ग्राफ जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं रूट सी और लैम्डा के मध्य में। डॉट डॉट जो लाइन है, टूटी हुई जो लाइन है, ये सैद्धांतिक मान को यहाँ पे व्यक्त करती हैं, लेकिन ये बिंदुवत जो बिंदु हैं ये किसको? प्रायोगिक मान को यहाँ पे डिनोट करते हैं। इस प्रकार का हमें यहाँ कर्व जो है वो प्राप्त होगा KCL, AgNO3 और NaCl के लिए। ठीक है, तो यहाँ से कंसंट्रेशन का वैल्यू आप इंक्रीज करोगी तो कंडक्टेंस का मान भी इंक्रीज होगा। कंसंट्रेशन का मान यदि आप डिक्रीज करोगे तो कंडक्टेंस का मान भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इस प्रकार आप ओनसेगर जो डीबाई-हक्केल-ओनसेगर जो समीकरण है इसका सत्यापन जो है वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक था आज का। डीबाई-हक्केल-ओनसेगर जो समीकरण है इसका गणितीय जो रूप होता है वो क्या होता है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि डीबाई-हक्केल समीकरण जो है इसका सत्यापन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो इसको आप लिख लेना। डीबाई-हक्केल जो इक्वेशन है, मैथमेटिकल जो पोर्शन है वो मैंने आपको बताया। उसके बाद में डीबाई-हक्केल समीकरण का सत्यापन जो है वो आपको ये बता देना है। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे सांद्रता का जो वर्गमूल है और कंडक्टेंस के मध्य में हम ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा हमें प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात y=mx जो है उसकी फॉर्म में हमें ग्राफ प्राप्त होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें दो प्रकार के कर्व प्राप्त होते हैं, एक डॉटेड लाइन से, एक टूटी हुई लाइन से, और एक बिंदुवत। टूटी हुई लाइन जो है वो उसके सैद्धांतिक मान कहलाते हैं और बिंदुवत जो है उसके प्रायोगिक मान कहलाते हैं। तो यहाँ से आप इनको नोट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये बता ही दिया मैंने आपको इसमें। इसके बाद में ये डायग्राम आपको इसमें बनाना है। कौन सा डायग्राम? अभी जो हमने बनाया था, यहाँ से एक्स अक्ष पे हमने क्या लिया था? एक्स अक्ष पे हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन के वर्गमूल यहाँ पे हमने लिया था। वाई अक्ष पे हमने क्या लिया था? लैम्डा एम और ये सी। इसका मतलब क्या है? मोलर चालकता हमने लिया। दो प्रकार की वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया। ठीक है भी, इस प्रकार से कर्व जो है वो हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। ये तो टूटी हुई लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी? टूटी हुई। लेकिन इनके मध्य में ये बिंदुवत जो रेखाएं होती हैं, कैसी रेखाएं होती हैं? बिंदुवत जो रेखाएं होती हैं ये होती हैं
ये जो है एक इसको यहाँ पे डिनोट करती हैं, प्रायोगिक मानों को डिनोट करती हैं। तो यहाँ पे इसकी हम बात करें तो ये जो है एक इसके लिए था आपका KCl के लिए। ये वाला जो ग्राफ था एक इसके लिए था KCl के लिए। ये वाला जो ग्राफ था एक इसके लिए था AgNO3 के लिए। और ये वाला जो ग्राफ था एक इसके लिए था NaCl के लिए। तो इस ग्राफ की सहायता से आप डीबाई हक्कल जो प्रिंसिपल है आपका, उसका सैद्धांतिक जो रूप होता है, प्रायोगिक जो रूप होता है, अर्थात डीबाई हक्कल जो सिद्धांत होता है उसका प्रायोगिक सत्यापन जो है वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक था आज का आपका डीबाई हक्कल ऑन-सेगर समीकरण। और डीबाई हक्कल ऑन-सेगर समीकरण जो है इसका प्रायोगिक सत्यापन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो आज की क्लास आपको सभी को अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को आप शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। जो प्यारे विद्यार्थी इस चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नई जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त हो सके। मैं अमित यादव AK केमिस्ट्री पॉइंट की तरफ से आप सभी का दिन शुभ हो की कामना करता हूँ। इसी मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।